हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 8th क्लास के ज्योग्राफी का 6th चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मानव संसाधन क्या है। ठीक है, मानव को किस प्रकार से संसाधन बोला जाता है, यह यानी कि संसाधन बोलना क्या उचित है या नहीं है। ठीक है, तो मानव के और क्या क्या संसाधन है और मानव कैसे संसाधन है, ये सब हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के बड़े संसाधन है। ठीक है, हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि लोग ही क्या हैं, एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। अब प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, यानी कि लोग जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो ही वह महत्वपूर्ण होती है। और लोग क्या हैं, राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। दो चीज़ें हमने देखा यहाँ पर। अब लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो स्किल है हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं कि जो चीज़ें उपयोग लायक नहीं होती हैं उनको भी हम अपने आवश्यकता के अनुसार अपने योग्यता से बदल देते हैं। ठीक है, यूज़ के लायक बना देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। ठीक है, मानव संसाधन क्या है, अंतिम संसाधन है। अब स्वस्थ, शिक्षित और यानी कि अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो स्वस्थ हैं वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन का विकास कर लेते हैं। अन्य संसाधनों की भांति, जो अन्य संसाधन है उनकी भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, यानी कि हर जगह वह समान रूप से वितरित नहीं है, उसका वितरण समान रूप से नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ बात हो रही है जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, और जो यानी कि स्किल्ड इंसान है उसकी बात हो रही है। तो अपने शैक्षिक स्तर, वायु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, यानी कि ये इन सभी चीज़ों में वो यानी कि शैक्षिक स्तर, उनका इंटेलिजेंस जो है वो एक दूसरे से अलग है। आयु क्या है उनका एक दूसरे से अलग है, और उनका जेंडर क्या है एक दूसरे से अलग है। इसमें ये एक दूसरे से क्या है, भिन्न पाए जाते हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। उनका यानी कि जो रहने का संख्या, यानी कि पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग रहते हैं, वो जो जनघनत्व की बात हो रही है वह भी, और लक्षण इनका क्या होता है, बिल्कुल बदलता रहता है और अलग अलग होता है। अब क्या आप जानते हैं, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, ये एक यानी कि पहले इसको जाना जाता था शिक्षा मंत्रालय के तौर पर। ठीक है, अभी जो हाल ही में यानी कि शिक्षा नीति बनी है उसमें फिर से इसका नाम क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। लेकिन 1985 के पहले भी इसको शिक्षा मंत्रालय के ही नाम से जाना जाता था। लेकिन 1985 में क्या किया गया, इसका नाम बदलकर भारत सरकार ने क्या कर दिया, मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये किया गया था कि जितने भी यानी कि मानव के विकास में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसमें शिक्षा है, और भी जो बहुत सारी बुनियादी चीज़ें इसमें आती हैं उन सबको एक छत में लाया जाए। और उसको क्या कर दिया था उस समय, यानी कि 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय उसका कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको फिर से शिक्षा मंत्रालय के तौर पर इसका नाम रख दिया गया है। लेकिन यह कार्य इसलिए किया गया था कि मानव को बहुत बड़ा संसाधन के रूप में हमने पहले ही विकसित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और मानव कितना महत्वपूर्ण संसाधन है इसको समझना उस समय हमने क्या किया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम इस तरह से रखा था। मानव क्या है, बहुत बड़ा संसाधन है। अब हम क्या देखते हैं कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। इस प्रकार से इनका वितरण दिखाया गया है कि अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वितरण किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले जनसंख्या के वितरण को समझने के बाद हम यह देखते हैं कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विश्व की जनसंख्या की जो 90% से अधिक भाग है, अधिक हिस्सा है, वह क्या करती है, भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। ठीक है, अब विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, हर जगह समान नहीं है। ठीक है, कुछ जगह जो है रेगिस्तानी है, कुछ पहाड़ी है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं
जहाँ पर यानी कि जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, रेगिस्तान, पहाड़ी और जो यानी कि बहुत ज़्यादा जो क्या होता है वहाँ का जलवायु कष्टकर होता है, बहुत बर्फीला होता है, इसलिए वहाँ लोग नहीं रहना पसंद करते और वहाँ पे उनके लिए संसाधन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ का जनसंख्या कम होता है, जनघनत्व कम होता है। अब हम क्या देखते हैं, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हुए हैं, यानी कि कुछ का विकास जो है यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है कम होता है। अब हम यह देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, यूरोप और उत्तर अमेरिका क्या है, घने बसे हुए हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका ये सभी जो क्षेत्र हैं वह घने बसे हुए हैं। अब उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों जैसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ का जीवन कष्टकर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लोग कम बसते हैं। अब हम यह देखते हैं कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा जो विषुवत वृत्त है, आप विषुवत वृत्त को अच्छे से समझ गए होंगे, जो हमने इसके पहले वाले सारे क्लासेस में इसका अध्ययन कर लिया, स्टडी कर लिया, 6 क्लास में ही कर लिया है कि विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, इसके बीच पड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो आप उनको एक बार बढ़िया से स्टडी कर लेंगे, उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उन सभी को नेक्स्ट क्लास में बार बार दोहराना आसान नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप पीछे के वीडियोज़ को जरूर देख लेंगे, सारे क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम क्या देखते हैं कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, अब विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। 60% लोग कहाँ रहते हैं, सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि इसमें 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, 10 करोड़ से अधिक लोग हैं, लेकिन 10 देशों में क्या है, आपके 60% से अधिक आबादी रहती है। विश्व में जो प्रत्येक 100 लोग हैं, विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, ये आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या, जो विश्व का जनसंख्या है। ठीक है, तो इसमें यानी कि बहुत खिचपिच हो जाएगा। ये ओशिनिया यानी कि ये कलर आप याद रखें, फिर ये रेड जो है उत्तर अमेरिका, फिर इस तरीके से ये मध्य व दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप और फिर अफ्रीका में रहने वाले। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा एशिया में है। ठीक है, यानी कि ये कलर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये कलर आपको इधर सारा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि एशिया का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब फिर हम क्या देखते हैं, यूरोप को देखते हैं। तो यूरोप में रहने वाले लोग ये लोग हैं। ठीक है, ये ऐसे यूरोप में इस तरह के ये सभी लोग जो हैं वो यूरोप के हैं, यानी कि इसका भी बहुत कम है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अफ्रीका में रहने वाले लोग, अफ्रीका में रहने वाले लोग कुछ ज़्यादा हैं, यानी कि हमको लगता है ये जो है यूरोप अफ्रीका के हैं, यहाँ के ये जो क्षेत्र हैं वो अफ्रीका के हैं। अब देखते हैं हम कि मध्य व दक्षिण अमेरिका के इस तरह के हैं, मध्य व दक्षिण अमेरिका के क्या इस तरह के हैं, यानी कि ये लोग जो है ये इधर से। अब क्या देख रहे हैं, उत्तर अमेरिका ये रेड, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है लाल। अब क्या देखते हैं, ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया ये एक, यानी कि सबसे कम यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या है। अब हम क्या देखते हैं, ये तो महाद्वीप के अनुसार हो गया कि महाद्वीप के अनुसार जो यानी कि विश्व में प्रत्येक 100 लोग हैं उन पे 100 लोगों पर ये आबादी को दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो देश हैं, विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर क्या है कि इन देशों को चिन्हित किया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जनसंख्या के हिसाब से जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चीन में है, ये आप देखिए कि यहाँ ये मिलियन जो है, ये जनसंख्या मिलियन में। तो अब क्या देख रहे हैं कि भारत, इसके बाद चीन के बाद भारत, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ठीक है, ये जनसंख्या के हिसाब से जो देश हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो देश हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि चीन का, फिर भारत का, यूएसए का, इंडोनेशिया का, ब्राज़ील, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ठीक है, ये हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। ये जनसंख्या के हिसाब से देशों के नाम दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व, क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो
पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व हम कहते हैं। ठीक है, यह देखते हैं कि सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 51, और भारत का कितना है, तो 382, यानी कि विश्व के जनसंख्या घनत्व से यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि भारत में ज़्यादा लोग हैं। सब ये आप बहुत ही केयरफुली इन सभी लेसन्स को आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं से सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, क्वेश्चंस डाले जाते हैं, सेट किए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 51 प्रति व्यक्ति है। ठीक है, प्रति व्यक्ति। अब क्या हम देख रहे हैं कि भारत का 382 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप मैप पर देख देख कर बहुत बढ़िया से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। कारक तो भौगोलिक कारक इसमें है स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा जो क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अब गंगा के मैदान क्या है, विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। ठीक है, ये सभी पर्वत क्या है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है, विरल बसे हुए हैं। अब जलवायु को देखते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, यानी कि वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। फिर आता है मृदा का, ये सभी भौगोलिक कारक हैं। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। ठीक है, अब भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगहो, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी कि उपजाऊ मैदान में ये घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ पर घने बसे क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके जो हैं। अब जल, यानी कि लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। इस प्रकार से ये सभी विरल जनसंख्या वाले हैं, और जो घने बसे हैं उनको भी आपने पढ़ा है। अब देखते हैं खनिज। तो खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए क्या किया है, प्रेरित किया है। ठीक है, यानी कि लोग क्या है भाई, किसी न किसी लालच से ही तो रहेंगे। कष्ट कब सहेंगे, जब उनको कुछ उससे फायदा हो। अब कष्ट भी सहें और वहाँ कुछ फायदा भी नहीं हो, तो वहाँ क्यों रहेंगे वो। अब हम शब्दावली देखते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जीवन प्रत्याशा यानी कि यह उन वर्षों की संख्या है, ठीक है, जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। ठीक है, ये आशा की जा सकती है एक एवरेज इंसान के जीवित रहने की। अब हम देखते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक क्या है। भौगोलिक कारक तो हमने पढ़ लिया, अब आर्थिक कारक क्या है। तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक यानी कि ये बिजनेस यहाँ पे अच्छा होता है। अब सांस्कृतिक कारक क्या है। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, जेरूसलम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं, यानी कि यहाँ की जनसंख्या अच्छी खासी यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। ठीक है, यानी कि ये सभी हैं। अब जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो मानव इतिहास की, यह आप देखते हैं कि मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। ठीक है, क्या होती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। अब बड़ी संख्या वाले बच्चे जन्म लेते थे। ठीक है, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, माफ़ कीजिएगा, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे। शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। बहुत सारी बीमारियां होती थी, लोगों का विकास इस तरह से नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि जच्चा बच्चा स्वस्थ नहीं रह पाते थे वो, यानी कि या तो जच्चा को कोई बीमारी होती थी या बच्चा को, या उस कंडीशन में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता पाता था, जिससे वो बच्चा पैदा भी होता था और तुरंत मर जाता था। तो इससे क्या होता था, जनसंख्या बढ़ नहीं पाती थी। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित व्यवस्था
नहीं थी, ठीक है, सुविधा नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। यानी कि भूमि आप देख सकते हैं कि इतनी ही थी, लेकिन लोग क्या करते थे, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है, लोग मशीनीकरण उनका जीवन नहीं हुआ था, अपने श्रम पर आधारित थे, जिसके कारण क्या था, लोग बहुत ज़्यादा दिन तक क्या करते थे, सर्वाइव नहीं कर पाते थे अपने आप को, यानी कि भूखमरी की स्थिति भी आ जाती थी। भूखमरी में गाँव के गाँव लोग खत्म हो जाते थे अकाल के दौरान, ठीक है। इस प्रकार से बहुत उस दौरान बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ी थी। अब हम क्या देखते हैं कि सन 1804 ईस्वी में जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, विश्व की जनसंख्या, ठीक है। सन 1804 ईस्वी में आप याद रखेंगे कि विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। अब 150 वर्ष के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई, ठीक है, यानी कि 150 साल में हमने ये 3 अरब पहुंचा दिया जनसंख्या को। ये प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1800 तक हम क्या देख रहे हैं कि बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन 1804 से जब हम 1959 में इसको आकलित करते हैं, यानी कि 150 वर्ष में, तो जनसंख्या 1 अरब से सीधे 3 अरब पहुंच जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बहुत तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या। अब 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी यानी कि 6 अरब हो गई, ठीक है। यह आप देखिए कि 150 वर्ष लगते हैं 1 अरब से 3 अरब पहुंचने में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 30 वर्ष में ही ये दुगनी हो जाती है। 1999 में, 59 में होती है 3 अरब, उसके बाद हम देखते हैं कि 99 में हो जाती है 6 अरब, यानी कि दुगनी हो जाती है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, ठीक है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्म दर क्या रही, जन्म दर इस समय क्या रही, ज़्यादा ही रही। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जन्मों को साधारणतः क्या बोलते हैं, जन्म दर में आंका जाता है। ये जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। और मृत्यु दर क्या है, तो मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जन्म दर को हमने देखा, जन्म दर को क्या बोलते हैं कि ये प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म, ठीक है, जीवित जन्मों की संख्या। और मृत्यु दर क्या बोलते हैं, यानी कि मृत्यु दर को क्या बोलते हैं हम कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम कि किसी क्षेत्र के विशेष लोगों के आने जाने को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। किसी क्षेत्र के विशेष में लोग जब आते जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रवास कहते हैं। अब जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। ये क्या है, प्राकृतिक, नेचुरल, ये सब भाई रीजन है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, तो जन्म और मृत्यु की संख्या क्या है, ये तो प्राकृतिक है। अब एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर होता है उसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। तो ये अधिकतर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो अब हम यह देख रहे हैं, आप यह देखिए कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है। तो सबसे पहले यह हम देख रहे हैं कि 500 ईस्वी पूर्व इस प्रकार से, फिर 0 यानी कि इतना मिलियन, और फिर हम देखते हैं 1000, 1500, 1800, फिर 1900 इतना हो जाता है, 1950 में इतना हो जाता है, ठीक है। और 1950 में आप देख रहे हैं, 1900 में ये इतना, और फिर 1950 में यानी कि 2500 मिलियन। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1974 में, फिर 1999 में इस किस गति से बढ़ रहे हैं, और फिर 2025 में ये कितने हो जाएंगे, ठीक है। 1999 में हम देख रहे हैं कि 6000 मिलियन, और 25 में कितने हो जाएंगे, तो 8525 मिलियन, यानी कि कितनी विस्फोटक गति से ये जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितना ये जो बना हुआ है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये एक आपको आंकड़ा ये दिया हुआ है, बताया गया है कि इस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कब होती है, जनसंख्या वृद्धि का क्या यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं। अब मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पलड़ा जो भारी है जन्म दर का भारी है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, जनसंख्या स्थिर, यानी कि दोनों जब बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है। अब क्या देखते हैं हम कि जनसंख्या में कमी कब आएगी, तो जनसंख्या में कमी तब आएगी जब जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर अधिक, यानी कि जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या को कम होना है, जनसंख्या कम होना है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का संतुलन बना रहेगा।
इसको एक पलड़े में आपको दिखाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझने में आसानी हुई होगी। अब हम देखते हैं कि इसका शब्दावली क्या है। अप्रवास क्या है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एक प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जनसंख्या के बढ़ने के क्या क्या फैक्टर हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रवास एक अन्य इसका और क्या है? कारक है, कारण है इसके आकार में परिवर्तन के। अब क्या इसमें होता है कि लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक है। भाई जाने आने का तो कोई रोक है नहीं। अब उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, ठीक है, जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अप्रवास और उत्प्रवास को आप समझ गए होंगे, किस प्रकार से अप्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ जाती है और उत्प्रवास के कारण जनसंख्या घट जाती है, ठीक है। तो उत्प्रवास क्या होता है? जब व्यक्ति देश छोड़ता है, ठीक है। अप्रवास होता है जब व्यक्ति नए देश में जाता है। अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के क्या प्रतिरूप हैं उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है, सभी जगह एक जैसा नहीं है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है, ठीक है। बहुत वृद्धि इसकी अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं, ठीक है। हाल ही में हम देखते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि दर बढ़ रही है। ये ऊपर हमने देखा था कि जब यानी कि मृत्यु दर कम रहेगी और यानी कि जो जन्म दर है वह वही रहेगा तो क्या होता है? जनसंख्या बढ़ता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है, ठीक है। यह क्या हम देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक अन्य देश जैसे कि यूनाइटेड किंगडम यूके है में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि जनसंख्या का जो यानी कि जन्म दर है वह कम है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें, ठीक है। तो इसको समझना, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो ये यानी कि जो आप ब्लू देख रहे हैं वह क्या है? उच्च, अति उच्च है। फिर देखते हैं कि ये क्या है? उच्च है, आदर्श है। तो उच्च को आप कहाँ देख रहे हैं? उच्च को आप इस क्षेत्र में देख रहे हैं, यानी कि अफ्रीका का जो क्षेत्र है इधर आपको बहुत ज़्यादा उच्च दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो प्राकृतिक वृद्धि की जो वार्षिक दर है वह अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि जो भारत के जो क्षेत्र हैं उधर। अब क्या देख रहे हैं कि उच्च, उच्च किस में है? तो इस कलर का है, यानी कि अफ्रीका में ही ये सारे जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको ये उच्च हैं। और ये भारत का जो ये नेपाल से का जो हिस्सा है वह दिख रहा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, उसका ये हिस्सा जो है वह दिख रहा है। फिर उत्तर अमेरिका का भी कुछ हिस्सा और उच्च जन्म में भी ये जो कुछ पार्ट हैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के दिख रहे हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि निम्न और जो यानी कि जीरो ह्रास वाले जो क्षेत्र हैं वह बहुत कम है, ठीक है। इस प्रकार आप इनको समझेंगे और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या है? तो हम यह देखते हैं कि किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या होता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, ठीक है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। यानी कि आप यह नहीं कह सकते कि जनसंख्या ज़्यादा है तो यह मेरे विकास में क्या है? बाधा उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आप अगर मानव को संसाधन के रूप में लेते हैं, ठीक है, और उसको संसाधन के रूप में विकसित करते हैं तो वह भी क्या है? एक तरह से
आपके देश के लिए बहुत बड़ा आय का माध्यम बन सकता है, आय का स्रोत बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह उदाहरण दे करके बताया गया है कि ये जो देश हैं दो, ठीक है, इनका जनसंख्या यानी कि जन घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, जापान है, बांग्लादेश और जापान है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। तो इस प्रकार से आप यह नहीं कह सकते, आप जनसंख्या को एक यानी कि संसाधन के रूप में विकसित करके उससे बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होगी, यानी कि जो मनुष्य है, यानी कि जो जनसंख्या है, वह कितना स्किल्ड है, इसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं और व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की रचना को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि उसका किस प्रकार से संगठन हुआ है, किस प्रकार का वो है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अब हम यह देखते हैं कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। ठीक है, ये सभी इसका मुख्य कारण है। आप एक जनसंख्या को सिर्फ दोषी नहीं दे सकते कि यह मेरे विकास में बाधा है। नहीं, आप अगर उसको एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, आप उनको स्किल्ड बनाते हैं, तो ये क्या है, आपके लिए वरदान है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बस जनसंख्या एक मान करके बस उनको छोड़े हुए हैं उनकी दशा पर। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन वो जनसंख्या यदि स्किल्ड हो जाती है, ठीक है, तो आप दो देशों का जो दो घने बसे देश हैं, यानी कि जापान और बांग्लादेश, उनका एक बहुत बड़ा अंतर करके आपको दिखाया गया है। वह अंतर साफ दर्शाता है कि किसने उस जनसंख्या को, किस देश ने उस जनसंख्या को सही इस्तेमाल किया एक स्किल्ड संसाधन बनाने में, वह क्या किया, विकास किया। जिसने नहीं किया वह उससे थोड़ा पिछड़ा रह गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो यह जनसंख्या का जो संगठन है वह क्या दर्शाता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, स्त्री पुरुष की संख्या कितनी है, ठीक है, उनकी आयु क्या है, यानी कि एक यंग जनरेशन वहाँ ज़्यादा है या ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है, यानी कि काम करने का क्षमता उससे पता चलता है। ठीक है, फिर कितने शिक्षित हैं वहाँ के लोग, एडुकेटेड कितने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार के व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं, उनके आय का माध्यम क्या है, उनके आय का स्रोत क्या है। ठीक है, ये सभी स्वास्थ्य की जो दशाएं हैं वह कैसी हैं, यानी कि लोग वहाँ स्वस्थ हैं, किसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। यही उसका संगठन होता है मेन। तो एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये हम क्या कहते हैं, बहुत आदर्श चीज़ जो होता है वह क्या है, जनसंख्या पिरामिड होता है। वह क्या करता है, एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक रुचिकर विधि होता है, जिसे आयु लिंग पिरामिड हम लोग कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9, 10 से 14। ठीक है, अब क्या देखते, ये क्या और क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित हैं। ठीक है, यानी कि कैसे इनका विभाजन हुआ है। और ये दिखाता है कि जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जैसे बच्चे, यानी कि 15 वर्ष से नीचे निचला भाग, ठीक है, ये आयु वर्ग को दर्शाता है। आप एक जनसंख्या पिरामिड को देखेंगे तो ये आपको दर्शाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले यह देखते हैं कि ये किस तरह से बटा हुआ है। तो ये क्या है, यानी कि ये स्त्रियों की संख्या है और इधर क्या है, पुरुषों की संख्या है। तो अब हम यह देखते हैं कि ये आप आयु है, ये 85, 0 टू, यहाँ पर 0 से 4, फिर 5 to 9, इस प्रकार से आयु दिया हुआ है। और यहाँ आपको दिया हुआ है कि किस प्रकार से इनको आप समझ सकते हैं। तो समझने का तरीका यही है कि आयु, यानी कि जो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा ऊपर ये इधर से चलता जा रहा है, तो आप यानी कि कह सकते हैं कि यानी कि बूढ़े लोग हैं, यानी कि वृद्ध जो व्यक्ति हैं, वो उनकी संख्या क्या है, कम है। अब आप यहाँ पर ये बैरियर लगाया हुआ है 60 से 64। ठीक है, इस आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उधर बहुत कम है और इधर की जो जनसंख्या है यह ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इससे आप यह समझ सकते हैं कि यानी कि कामगार लोग यहाँ ज़्यादा हैं, कामगार स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप लिंग यानी कि जेंडर को भी तुलना कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये 8 तक है और ये आपका
8 के पास है लगभग। अब आप लिंगानुपात का यहाँ से आकलन कर सकते हैं। अब बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तब जा करके होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि इसको केवल माप लेंगे तो जाके समझ में आ जाएगा, इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे तो इसमें सारा आपको लिंगानुपात भी समझ में आ जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको स्पष्टतया से समझ में आ जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर है और ये कहाँ है, 8 से थोड़ा ही ज़्यादा है और ये 8 से तो बहुत ज़्यादा है इधर, मतलब कि पुरुष की संख्या ज़्यादा है, इधर महिलाओं की संख्या कम है। इसके बाद आप हर एज ग्रुप में ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर आप यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनमें आकलन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप पिरामिड का एक अध्ययन करके बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पिरामिड में जो दिखाई हुई, जो पिरामिड जो दिखाया गया है उसमें क्या है, देखते हैं कि जन्म दर के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी 65 से अधिक की जनसंख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। यह इस प्रकार से दर्शाता है। अब केन्या का पिरामिड है, केन्या का पिरामिड है, इसको आप समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो आप यह देखेंगे कि जन्म दर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जन्म दर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा है यहाँ, यानी कि 0 से 4 और ये आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि 10 को भी क्रॉस कर लिया है, तो यहाँ की जनसंख्या यानी कि भविष्य में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के, 15 वर्ष यानी कि ये जो 10 से 14 का है ये एरिया यहाँ का। अब हम क्या देखते हैं कि और वृद्ध आश्रित लोग यानी कि 65 वर्ष से अधिक, ये 65 वर्ष से इधर के लोग जो हैं उनका दर्शा रहा है। अब क्या देखते हैं कि जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं और कार्यरत आयु वर्ग यानी कि 15 से 65, ठीक है। 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। ये यानी कि ये जो आप जो 2 बैरियर आपको दिख रहे हैं ये और एक ये, तो इसके बीच के जो हैं ये यानी कि कामगार हैं, ठीक है। और ऊपर वाले हैं ये कामगार नहीं है, यानी कि ये तो वृद्ध हैं, और ये हैं यानी कि बच्चे हैं, ये काम के अभी लायक नहीं बने हैं। तो ये बहुत कुछ दर्शाता है पूरा पिरामिड। अब एक देश का जनसंख्या पिरामिड, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, ठीक है। आधार चौड़ा है, इसका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। जन्म दर और मृत्यु दर जिसमें ज़्यादा होता है, ये इसका आधार देख रहे हैं आप कितना चौड़ा है। अब हम यह देखते हैं कि सबसे पहले एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऊपर क्या है, आप तीव्रता से संकरा होता हुआ देख रहे हैं, यानी कि संकीर्ण होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी लक्षण इसमें है केनिया के पिरामिड में। तो अब हम देख रहे हैं ऐसा इसलिए है, बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिक मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, ठीक है। वो शिशु ही मर जाते हैं, उनको वो मतलब कि एडल्ट नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति में केनिया के पिरामिड को दर्शाया गया है। ये केनिया का पिरामिड इसको क्या करता है, फुलफिल करता है। ये पूरा पिरामिड यानी कि यहाँ पर जन्म दर भी है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। ये अगर ज़्यादा चौड़ा होता, ठीक है, तो ये आप कह सकते थे कि यहाँ पर क्या है, जो कामगार लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये प्रतिशत यानी कि भारत का पिरामिड है, ठीक है। भारत के पिरामिड को हम देख रहे हैं। अब आप यहाँ यह देखेंगे कि जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, यानी कि युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, ठीक है। अब युवा यानी कि हम देख रहे हैं कि ये जो 15 से 19 का आप देख रहे हैं, ये आधार देखिए आप केनिया से बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। ये आधार देखिए आप बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा। अब ये जो आप 65 से ऊपर के जो देख रहे हैं इनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें कि यानी कि कामगार लोगों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, इसके आधार को एकदम संकरा नहीं है। अब हम इसको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्या कुछ इसमें बोला जा रहा है। तो कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, ठीक है। यानी कि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। इस कंडीशन में आप नहीं देख रहे हैं, इस कंडीशन में यानी कि 14 के बाद आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पे जनसंख्या क्या हो रही है, यानी कि संकीर्ण होती जा रही है। लोग जन्म तो ले रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। इस प्रकार से यह क्या हो रही है, तिरछी होती जा रही है, ऊपर की ओर पतली होती चली जाती है, ठीक है। भारत के कंडीशन में वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग जन्म भी ले रहे हैं और स्वस्थ यानी कि बच्चे हो भी रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षातः अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन जो है वह अच्छा है।
आप देख सकते हैं लिंगानुपात को इसमें देख सकते हैं और युवा पीढ़ी को देख सकते हैं कि कितने युवा पीढ़ी है। ठीक है, यानी कि आप जो संख्या देख रहे हैं वह बच्चों की तो है, लेकिन जो नौजवान हैं और जो कामगार हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। ठीक है, अब घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जापान का है, जापान का पिरामिड आप देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका आधार यानी कि जन्म दर क्या है, कम है, और यहाँ पर यानी कि बच्चे मृत्यु दर कम है, बच्चे क्या होते हैं, प्रौढ़ हो रहे हैं। तो इसका ये क्या होता है, आधार यानी कि चौड़ा हो जाता है, ये चौड़ा हो जाता है। तो भी आप इसमें देखेंगे कि ये आप इसमें संख्या जो है वह कम है, यानी कि जो 30 से 40 के जो युवा हैं उनकी संख्या कम है। अब आपको दिखेंगे संख्या तो आप यानी कि 45 से लगभग देखेंगे 60 की आयु के लोग ज़्यादा हैं इसमें, 45 से 60 की आयु के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये पिरामिड के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका जो चैप्टर है यह लगभग समाप्त हो गया। लगभग क्या समाप्त हो गया, आप पिरामिड को अच्छे से अध्ययन करके यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पिरामिड को समझा जा सकता है, ये हमने बताया आपको। उसके बाद आप इन प्रश्नों को करने का प्रयत्न करेंगे। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई जनसंख्या, पिरामिड क्या है। इस प्रकार से आप अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होते हैं। फिर बाद में सारा अगर चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाता है, तो इस पर बेस्ड जो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और जो एग्जामिनेशंस में आते हैं उनको भी लाया जाएगा। और आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ऐसे ही आप देखते रहें और लाइक शेयर करें। ठीक है, ताकि और लोग हमसे जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।